अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कोई आखिरी बात किसी को याद हो? अच्छा ठीक है। अच्छा, जब जब रिजल्ट आए और पेपर पास हो जाए, अगर तो सबसे पहले नॉर्मली सबसे पहले किसको बताएं? पेरेंट्स, अपने आप सोशल मीडिया पे लगाने के अलावा। हाँ जी, पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को खुशी होती है, और अगर उनको तो पहले ही बता दिया था कि तो पेपर पास है, अब जो पास हुए हैं, वो तो पिछली टाइम में कह दिया था कि लॉ तो पास है, वो आखिरकार अब जाके पास हुआ है। अच्छा, पेरेंट्स को किस लिए? एप्रिसिएशन, खुशी होगी इनको। क्यों होगी इनको खुशी? क्योंकि उनकी मेहनत तो चलो है, लेकिन आप लोगों की कामयाबी में जो खुलूस के साथ खुश होंगे वो पेरेंट्स ही हैं। क्योंकि दोस्त यार अगर मुंह पे खुश हो भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अंदर से जेलस भी हो रहे होंगे। अच्छा ठीक है, पेरेंट्स को खुशी होगी। और रीजन पेरेंट्स को बताने की और रीजन पेरेंट्स को बताने के हैं, वो परेशान थे, ठीक है। शायद ये रीजन भी हो, मेरा ख्याल होती होगी कि उनकी मेहनत थी, तो अब आप उनको बता रहे हैं कि फाइनली मैं आपकी मेहनत में सक्सेसफुल रहा। और शायद कहीं पर यह भी हो सकता है कि कोई टीचर को भी खुशी खुशी बता दे। अच्छा, टीचर को खुशी की क्यों बता दे? और जो बच्चे वाकई टीचर को बता रहे होते हैं ना, और खुशी से बता रहे होते हैं, एक तो है ना कि रिजल्ट आए हुए महीना गुजर गया, ऐसे ही चलते चलते कहीं टीचर नजर आ गए, सर आपका बहुत शुक्रिया सर, वो तो मिल गए थे, चलो सलाम के बाद तो कुछ तो कहना था। वो जो वाकई रिजल्ट के बाद खुशी खुशी बता रहे हैं, तो उनका ये बताना जेस्चर है कि सर आपने पढ़ाया था तो मुझे ये चीजें आती थी और कर लिया। तो या तो उनको बताएंगे सबसे पहले जो दिल में सबसे करीब है, या इसलिए कि उनको खुशी ज्यादा होगी, या इसलिए कि ये बताना कि ये आपकी मेहनत की वजह से ही हुआ है। तो जो सबसे पहले दिमाग में या दिल में आएगा ना, दिल में, दिमाग में नहीं, दिल और दिमाग में फर्क होता है। साइंस जो है ना वो दिमाग को मानती, दिल को नहीं मानती। बड़ी गहरी बात कर दी मैंने। साइंस दिमाग को प्रोसेसर समझती, और हाँ प्रोसेसर दिमाग है, लेकिन जो दिमाग है ना वो सिर्फ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन लेता है। ये साइंटिफिक चीज है। जबकि अल्लाह ने जहां भी कुरान पाक में या हदीस में जहां भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें गाइडेंस मिलती है, अच्छाई या बुराई, उसका ताल्लुक दिमाग से नहीं होता, उसका ताल्लुक दिल से होता है। तकवा दिल का होता है। तो दिल में जो सबसे पहला नाम आता है ना, इसका मतलब है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है। या तो ये कि सबसे ज्यादा हमारे दिल में मोहब्बत उस हस्ती की है, या शायद सबसे पहले दिल में नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हीं के रिसोर्सेस थे तो हमने उनको बताया। तो अगर किसी चीज की प्रैक्टिस की जाए ना तो वो आस्ता आस्ता जिंदगी में शामिल हो जाती है। बस ये इतनी लंबी कहानी से सुना रहा था। अबू दाऊद 2774, सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई खुशी की बात आती या आपको खुशखबरी दिए जाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़ते। तो इसको ना बेटा आदत बनाइए, कोशिश करेंगे तो बनेगी आदत कि जब भी कोई खुशखबरी आए ना, कोई खुशी की चीज, तो नफल 2 रकअत पढ़ने की आदत रखी सबसे पहले। तो उससे ना अंदर एक आजी या शुक्रगुजारी आती है। तो सबसे पहले कोशिश ये किया करें, और हो सकता है किसी को कोई खास इख्तलाफ हो तो चले वो इख्तलाफ कर ले, ना इख्तलाफ हो तो चले जो उस्तादों से सीखा वो बता देता हूँ कि 3 मकरू वक्त होते हैं दिन में जिनमें सजदा नहीं होता। एक, जब ये तीनों सूरज की पोजीशंस होती हैं। एक जब सूरज बिल्कुल जो है ना वो जिसको कहते हैं तुलू हो रहा होता है, और फिर एक जब बिल्कुल टॉप पे पहुंचता है, फिर उसके बाद वो डाउन होना शुरू होता है, जवाल कहते हैं उसको, वो वक्त होता है। ये टोटल मिला के रफली मतलब टू बी ऑन सेफर साइड को 10-15 मिनट होते हैं। और एक जब बिल्कुल गुरूब हो रहा होता है।
इन 3 टाइम में ना नहीं होता सजदा। और इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूं, यू मे डिसएग्री, लेकिन जो सीखा वो बता रहा हूं आपको। इसके अलावा नवाफिल के लिए ना फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद तुलू तक ये नफल नहीं है, और असर की नमाज पढ़ लेने के बाद गुरूब तक ये नफल नहीं है। उसके अलावा आप जिस टाइम मर्जी पढ़े, रात को जिस टाइम मर्जी पढ़े, 10 बजे 11 बजे, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें इस चीज को ना आदत बनाने की, कि जब कोई अच्छी चीज पता चले तो नफल पढ़ा करें, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। होमवर्क तो मेरा ख्याल में कोई नहीं दिया था। हाँ, होमवर्क तक तो पहुंचे नहीं थे। कैलकुलेशन तो मैंने अब बतानी है। वो जो कल बताऊंगा था, वो अब आज आ गया है। अच्छा, कल जो तीसरा पॉइंट लिखा था ना, वो बाद में एक स्टूडेंट को बताया था, तो मैंने कहा बाकियों को भी बता देता हूं। ये एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, अगर आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं तो टेंशन नहीं लेनी इस बात की। अगर एक लोन 100 मिलियन का लोन है, ये कल जो आखिरी पॉइंट लिखा था ना वो बता रहा हूं, अगर ये बात समझ आए, बेशक उसकी मिसाल लिखनी हो तो लिख ले, ना लिखनी हो तो कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट से लोन लिया 10% पे 4 साल का, जबकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, मार्केट इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि नॉर्मली लेंडर्स इतने परसेंट पे लोन दे रहे हैं, 15। अब हमने गवर्नमेंट को जब ये 100 लोन लेने के बाद पैसे देने हैं, तो पहले साल 10 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 10 रुपए, और चौथे साल 10 रुपए भी, और 100 भी, 110। ये है जो कल को लोन वापस करना है एक्चुअली। अब इसकी पीवी मार्केट रेट पे, तो इसको 15% पे 1 साल डिस्काउंट, इसको 15% पे 2 साल डिस्काउंट, इसको 15% आई 36 प्रेजेंट वैल्यू, इसको 15% पे 3 साल डिस्काउंट, और इसको 15% पे 4 साल डिस्काउंट। कोई नेक दिल इंसान कैलकुलेशन कर दे। जिन्होंने कैलकुलेटर निकालने की भी जहमत नहीं की, वो इतने मुतमईन अपने बारे में, तो इतने कॉन्फिडेंट जी। 85.73। तो हमें बैंक गवर्नमेंट से लोन मिल रहा है 100 का, लेकिन वो लोन रिकॉर्ड होगा 85.73 पे, और जो इसमें हमारा डिफरेंस है 14.27, ये तो वो जो मैंने कल रफली यहां 100 और 84 लिखा था, तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है कि जो गवर्नमेंट के लोन के बदले कल को पैसे देने हैं, उसकी डिस्काउंटिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, जो आंसर आएगा उसका और असल लोन का डिफरेंस, ये गवर्नमेंट ग्रांट। ये जो कल आखिरी बात की थी ना, ये उसकी एक मिसाल है, अगर आपको समझ आए तो लिख लें बेशक। ये अब आपका स्कोप नहीं है कि इस लोन के साथ ऑनवर्ड क्या होगा, वो FAR 2। FAR 1 की हद तक बस इतना काफी है कि अगर गवर्नमेंट से कोई सस्ते इंटरेस्ट पे लोन मिला हुआ है, तो जो कम इंटरेस्ट की शक्ल में बेनिफिट है, ये गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट होती है। ये FAR 1 की हद तक काफी है बात। तो कल जो तीसरा पॉइंट बताया था, अगर उसकी ये मिसाल समझ आए, लिखना चाहें तो लिख लें बेशक।
चलें ठीक है, नोटेड। कल पहली पहली एंट्री तो बेशक बता दी थी, लेकिन अब उसके बाद आगे क्या होगा, तो उस बात को कंप्लीट करने के लिए अगली हेडिंग दी है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। कल भी मैंने पहली पहली एंट्री तो लिखी ही थी, लेकिन उसकी कंप्लीट पिक्चर बताने के लिए अलग हेडिंग दे रहा हूं, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग। और गवर्नमेंट ग्रांट दो तरह की थी, एक पहली तरह की, दूसरी तरह की ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। तो इन दोनों की अलग अलग अकाउंटिंग है। पहले बताता हूं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, अच्छा इसमें ना आगे फिर दो तरह की चीजें। एक है कि अगर गवर्नमेंट से, अच्छा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट क्या है, पैसे क्यों मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म एसेट। मटेरियल खरीदना है तो वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट नहीं है, लॉन्ग टर्म एसेट। लैंड खरीदनी हो सकती है, प्लांट खरीदना हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म एसेट्स। और इसको मैं आगे दो हिस्सों में इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि हो सकता है पैसे मिल जाए और हो सकता है कि वो एसेट ही मिल जाए। तो अगर पैसे मिल जाए तो उसको मैं कह देता हूं कैश ग्रांट। अगर पैसे ही मिल जाए तो कैश ग्रांट। इसमें आईएएस की तरफ से कंपनी को दो अकाउंटिंग मेथड अलाउड हैं, कंपनी जो भी करना चाहे। और स्टूडेंट को जो सवाल वाला कहे तो एक मेथड है, दो मेथड अलाउड है। एक मेथड ये है कि, और मेरे ख्याल में ये तो आप खुद भी बता ही देंगे, अगर एक एसेट 100 का है और वो एसेट खरीदने के लिए ग्रांट मिली है 80 की, 100 का एसेट है और गवर्नमेंट से हमें 80 मिल गया, तो हमें इफेक्टिवली वो एसेट कितना कॉस्ट कर रहा है, 20 ना, क्योंकि 100 का है लेकिन 80 तो गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो हमारी जेब से तो 20 ही जा रहा है। यानी 100 का एसेट खरीदेंगे तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और जब गवर्नमेंट से 80 मिल जाएगा तो कैश डेबिट। हमें इफेक्टिवली 80 का नहीं पड़ रहा, 100 का नहीं पड़ रहा, 20 का पड़ रहा है। तो कैश 80 डेबिट, और चलें दफा करें, मैं ही बता देता हूं। एसेट की कॉस्ट में से ये कमी समझी जाएगी, यानी कैश डेबिट और प्लांट क्रेडिट। 100 का एसेट खरीदा, 80 गवर्नमेंट से मिल गए, तो हमें इफेक्टिवली 20 का पड़ा। तो ये 20 तक ऐसे ही पहुंचेंगे कि एसेट 100 का डेबिट जब खरीदा और जब गवर्नमेंट से 80 मिल गए तो एसेट क्रेडिट। यानी एसेट ही हमें नेट अमाउंट कॉस्ट कर रहा होगा, ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से ही लेस कर देंगे। ये पहला तरीका है। और इसकी एंट्रीज में आपको एक वैल्यूज की मिसाल लेके बताता हूं, उसे समझना में आसानी रहती है। प्लांट की कॉस्ट ले लेते हैं, चलो यही 100 मिलियन, और ग्रांट ले लेते हैं 80 मिलियन, और लाइफ ऑफ प्लांट 10 साल। ये फिगर्स लेके बता देता हूं। तो इनिशियली जब प्लांट खरीदेंगे, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ये हमने प्लांट खरीद लिया 100 से, और ग्रांट मिल जाएगी तो प्लांट ही क्रेडिट 80। तो इनिशियली ग्रांट को एसेट में से ही क्रेडिट कर देंगे, और उसके बाद हर साल के एंड पे
डेप्रिसिएशन हुआ करेगी, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी? 100 नहीं ना, ये 80 क्रेडिट हो गया, नेट 20 तो रह गया। प्लांट 100 डेबिट किया था, प्लांट 80 क्रेडिट कर दिया। हाँ अच्छा, बस दिल को अजीब लग रहा है तो लग रहा है, वरना भैया मैं नहीं पढ़ रहा ना कॉस्ट, हमारी जेब से पैसे गए थे, गवर्नमेंट ने दे दिए, तो हमें कॉस्ट की 20 पड़ रहा है। वो ट्रू वैल्यू क्या होती है? अच्छा आइए 16 में आपने जवानी का कर्सा लगाया, एसेट कितने पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट पे, तो हमें तो कॉस्ट 20 पड़ रही है ना। क्यों दिल घबरा रहा है, क्यों हमें 20? तो गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं तो क्या जलन हो रही है क्या, मतलब दिल जल रहा है? अपनी वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा तो उसकी अपनी वैल्यू क्या है? डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे चार्ज करते हैं? जो हमारी बुक्स में है, तो हमारी बुक में 20 है ना। अगर कल को रिवैल्यूएशन करनी है तो कर लें, कर लें रिवैल्यू। प्लांट कितनी में आ चुका बुक्स में है? 20 पे, तो रिवैल्यू कर ले जहां तक करना है। अरे क्यों दिल घबरा रहा है? अच्छा चले, दिल का जिनके दिल छोटा पड़ गया, उसी वजह से आईएएस ने ना 2 तरीके अलाउ किए हैं। जो लोग घबराते थे उनके लिए तरीका नहीं है, वो मैं दूसरा तरीका बताता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमें कॉस्ट 20 पड़ रहा है ना भाई, क्या फिगर बढ़ा दूं? ग्रांट थोड़ी कर देते हैं। 2, जब हमारी बुक्स में प्लांट की वैल्यू ही 20 बच गई तो डेप्रिशिएट 1000 कर दें। जब प्लांट ही 20 का रह गया तो डेप्रिसिएशन भी तो उस अमाउंट 20 की ही होगी ना। और दूसरा तरीका यह है कि प्लांट को ना थोड़ा करें, ये कर लें पहले, नोट चलें। अच्छा वो जो कल मैंने ग्रांट रिसीवेबल लिखा था ना, वो बस एक एक्स्ट्रा तकल्लुफ था, वो मैं भी सवाल में डाल देता हूं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि ग्रांट को एसेट में ही क्रेडिट करना है, वरना दरमियान में वो एंट्री आएगी, पहले ग्रांट रिसीवेबल आएगा, फिर जब कैश मिलेगा तो ग्रांट रिसीवेबल क्रेडिट होगा, वो मैं सवाल में डाल देता हूं। अभी बस ये बताना मकसद था कि इस ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में ही कमी समझी जाएगी, यानी एसेट ही क्रेडिट होगा। तो जब एसेट की कॉस्ट ही थोड़ी रह जाएगी तो डेप्रिसिएशन भी थोड़ी होगी। दूसरा मेथड ये है कि एसेट को कम ना करें और ग्रांट को एक लायबिलिटी समझ लें। और लायबिलिटी इसलिए ना समझ लें कि वापस करने हैं। एक्रूअल प्रीपेमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्या वर्ड पढ़ा हुआ आपने? अनअर्न्ड इनकम, एडवांस इनकम, डेफर्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम ना, तो वो लायबिलिटी होती है ना। क्यों? क्योंकि वापस करनी होती है, क्योंकि पैसे मिल गए होते हैं, अभी हम उसको इनकम नहीं कह रहे होते, तो इसलिए वो लायबिलिटी बन जाती है। तो इसको भी बिल्कुल उसी तरह से अनअर्न्ड इनकम बनाएंगे, इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम भी कहते हैं इसको। वो जो अनअर्न्ड इनकम आपने पढ़ा था उसको डेफर्ड इनकम भी कहते हैं, लायबिलिटी बन जाएगी। और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनाएंगे, कितने अरसे पे? ग्रांट की यूजफुल लाइफ पे। तो इसको हम फिर इनकम बनाएंगे, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। और मकसद होगा, जो मैं आपको सवालों की प्रैक्टिस से सिखाऊंगा, मैचिंग, टू मैच अगेंस्ट डेप्रिसिएशन। इससे मुराद ये है कि अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन पे बट रही है तो ये भी स्ट्रेट लाइन पे बटेगी, अगर डेप्रिसिएशन आर्स मेथड पे है तो ये भी आर्स मेथड पे होगी, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग पे है तो ये भी रिड्यूसिंग होगी। मकसद है डेप्रिसिएशन से मैच करवाना। और इसमें भी वही वाली एग्जांपल ले रहा हूं, वही वाली सेम। चलें दोबारा लिख देता हूं, प्लांट 100 का सेम मिसाल ले रहा हूं ताकि कंपैरिजन हो सके। प्लांट खरीदेंगे तो प्लांट डेबिट, और जब ग्रांट मिलेगी तो एक लायबिलिटी अकाउंट बनाएंगे गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से, ये लायबिलिटी है।
तो वो जो मैंने कल बताऊंगा क्रेडिट रखा था, मेथड 2 में ये वो है और मेथड 1 में ये वो। यानी जो ग्रांट की अमाउंट है मेथड 1 में एसेट क्रेडिट और मेथड 2 में गवर्नमेंट ग्रांट नामी एक लायबिलिटी क्रेडिट। ये मैं यहां दोबारा बता देता हूं, ये एक लायबिलिटी बनाई है। तो इनिशियली और उसके बाद हर ईयर एंड पे दो काम हुआ करेंगे। एक तो प्लांट डेप्रिशिएट होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड एक्शन क्रेडिट। कितना? जिनको यहां पर घबराहट थी अब वो खुश खुश महसूस करें, 100 को ही डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा लग रहा है दिल को। और वो जो लायबिलिटी बनाई हुई है उसको भी अब लायबिलिटी से निकाल के इनकम बना देते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? ये लायबिलिटी से निकाल के इनकम बननी है। अब गवर्नमेंट ग्रांट नामी लायबिलिटी जो बनाई हुई है ये डेबिट हो जाएगी, और P&L लिख दें वो भी ठीक है, ग्रांट इनकम कहना ये भी ठीक है, और चूंकि डेप्रिसिएशन से मैच करवाना है तो इसको भी डिवाइडेड बाय 10, 8। दोनों मेथड्स का ना एंड रिजल्ट सेम है। यहां पर एक्सपेंस बन रहा है 2 और यहां पर 10 एक्सपेंस और 8 इनकम। तो प्रॉफिट पे तो नेट वही रिजल्ट जा रहा है, लेकिन ये दो अलग अलग मेथड्स हैं। इसमें एसेट की कॉस्ट पूरी वही रहती है जितने का खरीदा था, वो अलग से डेप्रिशिएट होता है, और गवर्नमेंट ग्रांट को एक अलग लायबिलिटी बना के ओवर द लाइफ ऑफ एसेट इनकम बनाते जाते हैं, और इस मेथड में एसेट में से ही कम कर लेते हैं। तो ये दोनों मेथड्स अलाउड हैं आईएएस की तरफ से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से जो भी कहा होगा वो फॉलो होगा, है जी। चलें इसकी अपना प्रैक्टिस करते हैं, और स्ट्रेट लाइन से, रिड्यूसिंग से, आर से। नोटेड। चलें सवाल लिखें, सवाल लिखिए। क्या 1 मिनट अभी लिख रहे हैं? चलें लिखें यार, जल्दी लिखें।
चलें ठीक है, लिखें। ऑन 1 जनवरी 23, ऑन 1 जनवरी 23, ग्रांट ऑफ, on 1 January 23, grant of rupees 80 million was approved for purchase of a plant, plant was purchased on 1 January 23 for 130 million. यूजफुल लाइफ 10 साल, आरवी 10 मिलियन। चलिए, और ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 March 23। चलिए ठीक है, रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज, मुझसे रिक्वायर्ड है जनरल एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स, एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स, जनरल एंट्रीज, इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स, एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडिंग, 31 दिसंबर 23, यूजिंग अच्छा, यूजिंग के बाद आगे पार्ट ए। अच्छा, सवाल में तो ये मेथड 1 मेथड 2 नहीं कहा होगा, लेकिन मैं अब आपको कोड वर्ड में मेथड 1 मेथड 2 बोल रहा हूँ। मेथड 1 ये है, मेथड 2 वो है, तो पार्ट ए मेथड 1, पार्ट बी मेथड 2। सवाल में तो कहा होगा कि ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड इनकम, तो ये सवाल में तो ये मेंशन होगा दोनों तरीकों से। डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बताया तो जो आसान लगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही लग रहा है। ये मैं मेथड 1 से कर रहा हूं पहले। 1 जनवरी 23, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट कितना 130, और ग्रांट अप्रूव हो गई 1 जनवरी को ही, तो हम बना लेंगे रिसीवेबल, ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, और मेथड 1 से कर रहा हूं प्लांट क्रेडिट 80, और फिर आगे 1 मार्च को मिल गई तो कैश डेबिट और ग्रांट रिसीवेबल 80, फिर 31 दिसंबर 23 डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, प्लांट हमें कॉस्ट कर रहा है फिर 50 का, तो 50 माइनस आरवी ओवर लाइफ जी 4, ये आरबी माइनस की है। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन 4, और क्या आएगा इनकम स्टेटमेंट में? और क्या आएगा? ग्रांट इनकम आ जाएगी, है ना? यहां मैंने लिखी, लेकिन चुपके से खुद ही आ जाएगी। नहीं भाई, मेथड 1 है, इसमें तो कोई ग्रांट इनकम नहीं है, डेप्रिसिएशन ही होगी। और एसओएफपी में प्लांट कितना 50, और 1 साल डेप्रिशिएट हो गया ना 46, और मुझे कहीं से ग्रांट रिसीवेबल की बातें आ रही हैं, वो भी आएगा। मिल गया ना, मिल गए पैसे तो कौन सा रिसीवेबल?
अच्छा पता नहीं पिछले टॉपिक्स में बात कही है कि नहीं कही, नहीं कही तो आप सुन लें, कही या तो दोबारा सुन लें। ये जब इनकम स्टेटमेंट नहीं एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल होता है ना किसी भी टॉपिक का, तो उसमें हम लोग कैश बैंक का बैलेंस नहीं लिख रहे होते। क्यों नहीं लिख रहे होते? क्योंकि हमें उसका बैलेंस नहीं पता। ये तो अगर आप अभी लिख भी देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 50 आ जाएगा कैश, तो नेगेटिव 50 कैश। तो इसलिए जब एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी का सवाल होता है ना जिन भी टॉपिक्स में, उसमें हम लोग नॉर्मली कैश बैंक का बैलेंस नहीं लिख रहे होते क्योंकि डाटा पूरा नहीं होता सवाल में। ये मेथड 1 हो गया। और अगर मेथड 2 से करें, ये प्लांट 46 ना समझ आया हो किसी को? प्लांट की कॉस्ट 50 हो गई ना, प्लांट डेबिट हुआ क्रेडिट हुआ तो 50 रह गया, और 50 में से 1 साल की रेप्शन माइनस कर दी। और अगर मेथड 2 चलाए तो 1 जनवरी को प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 130 और ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट नामी लायबिलिटी क्रेडिट 80। और फिर 1 मार्च को कैश डेबिट और ग्रांट फिर ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी कितनी? अब प्लांट 130 का है माइनस आरवी डिवाइडेड बाय लाइफ 12 और ग्रांट इनकम बन जाएगी गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन से मैच करवाना है इसलिए इसको भी 10 पे डिवाइड। इसमें से आरवी माइनस कर दूं जी 8 और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? डेप्रिसिएशन 12 और ग्रांट इनकम 8। एसओएफपी में प्लांट होगा और प्लांट 130 था जिसमें से 12 डेप्रिशिएट हो गया 118 और गवर्नमेंट ग्रांट लायबिलिटी है तो करंट नॉन करंट 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे। हर साल थोड़ी थोड़ी चूंकि इनकम बनती जाएगी ना, तो हमें इसको 2 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। करंट में कितना? जितना अगले साल इनकम बन जानी है 8, और बाकी 80 में से ये 8 तो पहले इनकम बन गई थी, ये अगले साल बन जाएगी 64। ये मैं आपको ना अगले सवाल में भी इसका एक वर्किंग भी बता देता हूं, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये ब्रैकेट में फिर माइनस नहीं करना पड़ेगा, इसकी एक वर्किंग बता देता हूं। तो ये दोनों मेथड्स एंट्रीज और एसओएफपी एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स। और लिखें सवाल, करे नोट करें।
चले ठीक है, नोटेड नोटेड ना। हाँ जी, टाइम हो गया अगला सवाल लिखने का। सवाल लिखें। ऑन 1 जनवरी, अच्छा बल्कि ये ले, मैं आपको अभी इसी सवाल में दिखा देता हूं, क्योंकि दूसरा सवाल तो होमवर्क देने लगा हूं। ये वर्किंग बता रहा हूं उसकी, ये फिगर वर्किंग कर लेंगे तो अच्छा फायदा होगा। ग्रांट 80 की जिस तरह वो रिवैल्यूएशन में नहीं टेबुलर वर्किंग बनाता था, तो उस तरह की बस एक वर्किंग बना रहा हूं। 31 दिसंबर 23 इनकम बना ली 8, बाकी रह गई 72। अगले साल भी इनकम बना लेंगे कितनी, 8, बाकी रह जाएगी 64। तो जिस साल का हम सवाल कर रहे हैं उससे अगली लाइनों में झांकना है। हम कर रहे हैं 31 दिसंबर 23 का सवाल, ये करंट में, ये नॉन करंट में। जिस साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, उससे अगला ईयर भी बना लें इसमें। तो हम कर रहे हैं 2023 का सवाल सॉल्व, तो ये करंट में, ये नॉन करंट। क्योंकि करंट पोर्शन वो जो अगले साल इनकम बनेगा, और जो उसके बाद रह जाएगा वो नॉन करंट। और अगर 2024 का सवाल कर रहे होते तो फिर 25 की भी लाइन बना लेते, और वो करंट, और जो बाकी रह जाता वो नॉन करंट। ऑन 1 जनवरी 23 कर लें वो वर्किंग नोट कर लें। On 1 January 23, grant of on 1 January 23 grant of 60 million 60 was approved for purchase of a plant. Plant was purchased for 125 million बल्कि 125, हाँ ठीक है, नहीं 105 million 105। नहीं यार, ठीक है 105 million on 1st March 23। grant was received on 1st April 23। grant was received on 1st April 23। installation of plant was completed on 30th June 23। after incurring installation cost of 12 million। स्ट्रेट लाइन मेथड है, प्लांट की लाइफ 10 साल है। आरवी बता दी, आरवी 5 मिलियन है। रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, यूजफुल लाइफ 10 इयर्स है, आरवी 5 मिलियन है।
आपसे रिक्वायर्ड है होमवर्क, एंट्रीज भी, इनकम स्टेटमेंट, आरएसएफपी के एक्सट्रैक्ट्स भी, ईयर 2023 एंड 2024, 2023 भी 2024 भी। अकाउंटिंग का बताएं, जनवरी दिसंबर, अकाउंटिंग का जनवरी दिसंबर है, और ये दोनों मेथड से आपसे रिक्वायर्ड है, दोनों मेथड्स, दोनों। कौन से दोनों? स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग दोनों। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।